गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा जी, लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कशन की थी एक नए टॉपिक की जिसका नाम था प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। चैप्टर था हमारे पास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके अंदर हमने एक टॉपिक देखा प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा जी, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अपना नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। और जो मेरे पास टॉपिक का नाम है यू कैरियोटिक सेल, राइट। बेटा जी, यूकैरियोटिक सेल जो है वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल की मॉडिफिकेशन से ही बनी है। आपको पता है प्रिमिटिव टाइम में अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव टाइम के अंदर एक जो मेरी प्रोकैरियोटिक सेल थी वो मॉडिफाइड हुई किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, राइट। तो मान लो कि अगर ये मेरी प्रोकैरियोटिक सेल है और ये मॉडिफाइड हुई है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। बेटा जी, इसमें इस कन्वर्शन को जो अगर हम डिस्कस करें तो सपोर्ट करता है एक थ्योरी जिसका नाम है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, राइट। क्या बोलती है थ्योरी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि जब इनिशियल वे में हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, आपको पता प्रिमिटिव टाइम में जो जो हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है वो ये एक्वेटिक मीडियम में, यानी वाटर बॉडी के अंदर, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे ही तो यहाँ बेटा जी अगर हम बात करें तो मेरे पास जो मेरी प्रोकैरियोटिक सेल है वो डिफ्रेंशिएट हुई यूकैरियोटिक सेल में। तो उसका सपोर्ट किसने किया, हमारी जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी, राइट। अब ये क्या बोलती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? इनिशियल वे में क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में आपको पता है कि वाटर बॉडी के अंदर रिसोर्सेज अच्छे थे, तो उस टाइम पे जो भी प्रिमिटिव टाइम में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी उनको खाने की सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बट धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम पास हुआ और नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इंप्रूव हो गई, तब हमारे पास जो बड़े साइज़ की प्रोकैरियोटिक सेल थी वो छोटे साइज़ की प्रोकैरियोटिक सेल्स को डाइजेस्ट कर रही थी। तो फाइनली क्या हुआ कि एक बार जब आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल अटैक कर रही थी एक स्मॉल साइज़ की प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि भाई आप हमें मत खाओ और आप हमें अपने अंदर इंटैगल कर लो। तो उसने कहा कि भाई इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो जो बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल थी, जो बड़ी वाली प्रोकैरियोटिक सेल थी, उसने स्मॉल साइज़ की जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसको अपने अंदर सिम्बायोसिस किया। बट बेनिफिट क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास स्मॉल साइज़ की प्रोकैरियोटिक सेल अंदर आई तो जो मेरे पास बड़े वाली साइज़ की जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसकी इम्यूनिटी उस पर अटैक करने लग पड़ी। तब उसने क्या किया, जैसे मान लो ये मेरे पास जैसे मेरे पास ये स्मॉल साइज़ वाली अंदर आ गई, मान लो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल 1 है और ये प्रोकैरियोटिक सेल सेकेंड है। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट वाली ये प्रोकैरियोटिक सेल अंदर आई, फर्स्ट वाली अंदर आई, तो जो उसकी इम्यूनिटी थी उस पर अटैक कर रही थी, तब उसने क्या किया, उसको अपना मास्क दे दिया, राइट, लाइक दिस। और आज के टाइम में यही सेल जो यूकैरियोटिक सेल में है वो फंक्शन कर रही है एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के लिए क्या बनाता है बेटा, एटीपी, जो एनर्जी का। तो बेसिकली इसको रखने का फ़ायदा ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसने उसको अपने अंदर एंडोसिम्बायोसिस की उसकी। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि उस छोटी प्रोकैरियोटिक सेल ने, जो आज के टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम बोलते हैं, वो एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस ऑर्गेनील, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिमिटिव टाइम में जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया था वो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी। सेम नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा हुआ कि एक जो मेरे पास एक और सेल आई जिसको देख के जो मेरा प्रोकैरियोटिक सेल था उसे खाने लग पड़ा। तो सेकंड सेल ने भी यही कहा कि भाई मुझे भी छोड़ दो, आपने फर्स्ट वाली सेल को तो छोड़ दिया है, उसको आपने अपने अंदर रखा है, मुझे भी अंदर लो। कहता उसको उसको रखने का फ़ायदा ये है कि वो मुझे एटीपी देता है, आप क्या दोगे? कहता आप मुझे एक बार अंदर लो। तो जैसे ही उसको अंदर लिया तो सेम वही बात हुई कि जैसे ही सेकेंड वाली सेल अंदर आई, तो सेकंड प्रोकैरियोटिक सेल को जैसे उसने अंदर लिया तो इम्यूनिटी ने अटैक किया, तो उसने उसको मास्क प्रोवाइड कर दिया। और आज के टाइम में वही सेल जो
डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अब वो एक्ट कर रहा था एज अ क्लोरोप्लास्ट। कैसा काम कर रहा था बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या बना के देता है? ग्लूकोज, राइट। तो ये भी हमारी क्या थी? एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल थी। और दोनों के दोनों कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों के दोनों प्रिमिटिव टाइम में क्या थी, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए, अपना एंजाइम्स है ना, अपनी मशीनरी है, तो ये मोर देन 50% काम खुद करते हैं। तो इस वजह से आपकी प्रोकैरियोटिक सेल कन्वर्ट होगी यूकैरियोटिक सेल में, और वो उसके पास एटीपी बनाने की मशीन भी आ गई, मशीनरी आ गई, और ग्लूकोज बनाने की। तो ऐसे फिर एक यूकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन है, वो भी कैसे? ऑटोट्रॉफिक वाली, राइट। तो ये हमें कन्वर्शन समझ आ गया कि यूकैरियोटिक सेल कैसे कन्वर्ट हुई आपकी, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे कन्वर्ट हुई आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसको सपोर्ट किया एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ने। क्या मेरी बात समझ आई है? चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा, नंबर फर्स्ट इज न्यूक्लियस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल्स को ड्रॉ करूँ, तो ये हमारे पास आ गई बेटा जी, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, और ये हमारे पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बेटा जी हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम अगर सबसे पहले न्यूक्लियस को अगर हम डिस्कस करें, तो न्यूक्लियस की कुछ जनरल बातें अगर हम बात करें, तो इसकी जो फर्स्ट डिस्कवरी थी, अगर हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो बेटा जी अगर न्यूक्लियस की कुछ बातें अगर हम पहले डिस्कस करें, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी थी किसने की थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर, राइट। देन इसको कलर देने के लिए जो हमने डाई यूज़ की थी वो थी बेसिक डाई, राइट। तो जब हमने इसको बेसिक डाई से डाई किया, क्योंकि अगर हम लोग अब जेनेटिक मटेरियल को अगर हमने स्टेन देनी है, तो वो बेसिक डाई से कलरफुल होगा। और जब बेसिक डाइस को हमने प्रोवाइड किया और ये कलरफुल हो गया, तब इसका हमने नाम रखा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और ये जो नेम था ये किसने दिया बेटा? हमें फ्लेमिंग ने। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था फ्लेमिंग, राइट। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, तो वो रॉबर्ट ब्राउन है 1831 में। बट जब हमने उसको कलर दिया तो ये कलरफुल हो गया और नाम रखा क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन नाम किसने रखा बेटा? फ्लेमिंग ने। किसने रखा? फ्लेमिंग ने। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई हमारे पास जो आपका न्यूक्लियस है वो कैसा है बेटा? ये बाइलेयर न्यूक्लियर एनवलप होती है इसके पास, न्यूक्लियर एनवलप, राइट। तो अगर हम ड्रॉ करें इसके डायग्राम को, बट अगर इसमें हमें एक मिनट रुकिए, आपके पास जो न्यूक्लियर एनवलप है बेटा वो कैसी है? डबल बाइलेयर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और यहाँ हमें छोटे छोटे पोर मिलेंगे,
राइट। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर, राइट। इसके अंदर बेटा जी हमें एक मिल रही है आउटर मेम्ब्रेन, एक मिलेगी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, राइट। और दोनों के बीच में हमें स्पेस मिलेगा, उस स्पेस को मैं बोलूँगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे उसको? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बात समझ आ रही है? और ये जो स्पेस है ये लगभग लगभग हमें 10 to 50 नैनोमीटर के आसपास ये मिलता है। फाइन। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो न्यूक्लियर पोर है बेटा, ये जो न्यूक्लियर पोर है, इस पोर से ही आपके जितने भी टाइप के आरएनए होते हैं वो सब बाहर से अंदर की तरफ एंटर करें, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, और बाहर से आपके सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड है और जो बेसिक प्रोटीन्स है वो अंदर एंटर करेंगी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है। अगर मैं अंदर बात करूँ तो अंदर मुझे बहुत सारे जोन मिलेंगे। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटीरियल, और वो क्रोमेटिन फाइबर में फॉर्म में होगा, राइट। और इसके अलावा मुझे इसके अंदर जो भी कुछ एरिया ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा मुझे डार्क मिलेंगे, और जो डार्क एरिया हैं उनको बेटा जी मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोलस। क्या बोलूँगा? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या होता है बेटा जी? साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ये आपने याद रखना है, राइट। तो ये जो आपको जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है वो क्या है? क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन की फॉर्म में आपको दिख रहा है, क्रोमेटिन फाइबर है ये, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। और जो न्यूक्लियोलस है वो आपको एक डेंस एरिया मिलता है, जो क्या होता है? डेंसली स्टेन एरिया। न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या है? डेंसली स्टेन एरिया। मतलब अगर जब हमने स्टेन दी ना न्यूक्लियस को, तो ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया ये एरिया। और क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्चुअल में क्या, किस चीज़ की साइट है? यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस चली हुई है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जैसे ही आप, और भी हम, जैसे एक आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, तो हमारे पास जितने भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनते हैं, है ना, वो इसी पोर से बाहर आएंगे, राइट। तो ये इस पोर से, न्यूक्लियर पोर से बाहर आएंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे? मैसेंजर आरएनए। क्या बोलेंगे बेटा? मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा और कौन कौन से आरएनए जो अंदर बन सकते हैं? एमआरएनए बनता है, आरएनए बनेगा बेटा जी, और कौन सा बनेगा? टीआरएनए। तो ये सब अंदर अंदर फॉर्म्ड होते हैं और बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो यहाँ जो लिक्विड है उसको मैं क्या बोलूँगा? उस लिक्विड को बेटा जी हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलोगे उसको? साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं साइटोप्लाज्म में से माइनस कर दूं सेल ऑर्गेनील्स, जितनी भी सॉलिड चीज़ें आपको साइटोप्लाज्म में मिलती हैं, उनको अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा आपको? साइटोसोल। क्या बोलते हैं इसको? साइटोसोल। तो बेसिकली हम न्यूक्लियस से बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियस के अंदर उसने कहा कि भाई हमें क्रोमेटिन मिलता है, और ये जो क्रोमेटिन है ये फ्लेमिंग ने नाम दिया था क्योंकि उसने उसको बेसिक डाई दिया तो वो कलरफुल हो गया। इसके अलावा उसने कहा कि जो क्रोमेटिन वर्ड है, अगर मैं उसको थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूँ, तो जो क्रोमेटिन है बेटा जी, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन वर्ड अपने अंदर अपनी चीज, अपने अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेगा? नंबर फर्स्ट, इसमें मेरे पास आएगा बेटा, इसमें मेरे पास आ जाएगा डीएनए। मैं डीएनए को ऐड कर सकता हूँ क्रोमेटिन में। आरएनए भी क्रोमेटिन में काउंट हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें हिस्टोन काउंट कर सकता हूँ। हिस्टोन के साथ बेटा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब के सब इंक्लूड है क्रोमेटिन के अंदर। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डीएनए और आरएनए की, तो उसको अकेले को मैं बोलता हूँ न्यूक्लिक एसिड पुत्र जी। क्या बोलता हूँ उसको? न्यूक्लिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ उसको? न्यूक्लिक एसिड। ये आपने भूलना नहीं है।
ठीक है। तो क्रोमेटिन है जिसमें आपके पास आपका डीएनए, आपका आरएनए, आपकी हिस्टोन प्रोटीन, आपकी नॉन हिस्टोन प्रोटीन सारे काउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ डीएनए और आरएनए को इंक्लूड करके बात करूँ तो वो सिर्फ आपका क्या कहलाएगा, न्यूक्लिक एसिड, जो किससे बनता है बेसिकली, न्यूक्लियोटाइड से, है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आप चिपकाओगे तो ये बन जाएगा। अब बात ये हो रही है कि भाई मेरे पास जो मेरा ये जो क्रोमेटिन है, ये टोटल जो जेनेटिक मटेरियल पर सेल के अंदर जो होता है उसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो पर सेल में, ह्यूमन सेल के अंदर ये 2.2 मीटर लेंथ में लंबा होता है, ठीक है। अब इतना लंबा धागा एक छोटी सी सेल में, सेल का साइज़ लगभग लगभग अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल के अगर हम साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्स, जैसे मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये यूकैरियोटिक सेल है। कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल है। तो लगभग लगभग हमारे पास इसके अगर हम साइज़ के ऊपर जाएं तो साइज़ हमें 10 से 20, है ना, 10 to 20 माइक्रोमीटर मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं कि भाई हमारा जो क्रोमेटिन धागा है वो 2.2 मीटर लंबा, इतने लंबे धागे को हमने यहाँ पे कैसे कंडेंस किया है। तो इसको हम थोड़ा आगे देख लेते हैं कि भाई कंडेंसेशन कैसी हुई है, आप इतने बड़े धागे को कैसे इसके अंदर स्टोर कर रहे हो, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली जो मेरा पॉइंट है जो हम जेनेटिक्स में भी देखेंगे नेक्स्ट अगली बार, कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आप अपने जो मटेरियल है उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे इतना हाईली कंडेंस्ड है, राइट। तो हम एक्चुअली में एटम लेवल से चलते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल से चलते हैं। तो ये बात हो रही है कि जैसे मान लो कि सेल ने डिसाइड कर लिया है कि वो डिवाइड करना चाह रही है ना, तो एक सेल है वो डिवाइड करने वाली है ना, टू डिसाइड डिवाइडिंग। अब वो डिवाइड की तरफ जा रही है, डिवीज़न की तरफ जा रही है। तो जब अगर ऐसा कर रही है तो उसका जो जेनेटिक, अगर अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है बेटा, वो लूज सिचुएशन में होगा। लेकिन जैसे उसने डिवाइड करने को सोच लिया तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कंडेंस करेगी, क्योंकि उसको डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो इक्वल, जैसे मान लो कि कोई मेरे पास थ्रेड है, जैसे मान लो ये थ्रेड है मेरे पास, अगर इस थ्रेड को मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो इसकी डिवाइडेशन करना बहुत टफ है ना, इम्पॉसिबल है कि वो इक्वलेंट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन अगर इसी इसी मटेरियल के अगर मैं बंडल तैयार करूँ, लाइक मेरे पास बंडल हो, जैसे एक बंडल हो गया, ये सेकंड बंडल हो गया, तो अब अगर उसे डिवाइड करना तो ईजी है कि एक सेल को मैं एक बंडल दे दूंगा और दूसरी सेल को मैं दूसरा बंडल दे दूंगा, तो सिंपल रहेगा। तो बेसिकली अब हमने देखना कि भाई मेरे पास जो मेरा जेनेटिक मटेरियल की कंडेंसेशन मैंने कैसे की है, तो उसको समझ लेते हैं। तो पहले मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जाता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। जैसे उसमें फॉस्फेट, एक उसमें होती है बेटा पेंटोज शुगर, आगे उससे जुड़ता है बेस, बेस जुड़ता है बेटा जी अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ, फिर आगे वो पेंटोज शुगर के साथ और फिर फॉस्फेट के साथ। तो इस चीज़ में याद रखें, क्योंकि मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो शुगर आपके पास आई है वो कैसी शुगर है, डी ऑक्सी राइबो शुगर है। ये कौन सी है, डी ऑक्सी राइबो शुगर। देन उसके बाद ये जो मेरे पास मेरा शुगर है वो फिर से फॉस्फेट से जुड़ेगा, फॉस्फेट फर्दर शुगर के साथ, फिर आप बेस के साथ, बेस अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ अटैच होगा, फिर हम शुगर के साथ जोड़ेंगे, फिर फॉस्फेट और फिर, तो ये लगातार ये प्रोसेस चला हुआ है, राइट। फिर हम फॉस्फेट के साथ जुड़ेंगे, फिर शुगर के साथ, फिर बेस के साथ, फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस, फिर शुगर और फिर फॉस्फेट। तो ये कंटिन्यूसली हमने करते रहना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई हमारे, अब देखो कहीं आपने देखा कि ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहीं देख रहे हो, कहीं मैं नाइट्रोजन बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल लगा रहा हूँ, कभी ट्रिपल लगा रहा हूँ। तो अगर डबल है तो पक्का एक तरफ ए है और एक तरफ क्या है बेटा टी। जैसे यहाँ टी है तो यहाँ, तो यानी कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन से अटैच होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, तो ये ग्वानिन है और ये साइटोसिन है। तो ग्वानिन और जो साइटोसिन होता है वो हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं, जबकि जो एडेनिन होता है वो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थाइमिन के साथ अटैच होता है। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है और इसको बोलते हैं चारगाफ रूल, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
इस जो मैंने ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो डीएनए ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं इसका जूम आउट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने जूम आउट किया तो मेरे पास, तो जैसे मैंने इसका जूम कम किया तो ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। समझ आया? तो एक मेरे पास हो गया 5 प्राइम स्ट्रैंड, एक हो गया 3 प्राइम, और एक मेरे पास हो गया 3 प्राइम और दूसरा हो गया 5 प्राइम स्ट्रैंड। तो इस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड की गेम है। मतलब हमारे सामने ये क्या आ गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। कैसा हो गया, डबल स्टैंडर्ड। तो अब मैं इसके जो जूम है मैं उसको और कम कर रहा हूँ। बात समझ आई कि नहीं आ रही है? तो अगर हम यहाँ बात करें, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमने बात की थी कि हमारे पास जब हमने जूम कम किया तो आपको ऐसे दिखा, ये मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। 2 स्टैंड आ गए ना, और दोनों स्टैंड आपस में कैसे हैं, एंटी पैरेलल। ये भी हमने चीज़ सीखी कि भाई मेरा जो, ये देखो हम एक ही चीज़ को, जेनेटिक मॉडल को अलग अलग लेवल पर अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। समझ आई कि नहीं बात? तो कहता कि बेसिकली जैसे ये मेरे पास था 5 प्राइम और ये था 3 प्राइम, ये है ना। तो अब मैं जूम कम कर रहा हूँ, और जब मैंने जूम कम किया, मैं जूम और कम कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने जूम किया तो अब मुझे वो डबल स्टैंड जो दिख रहा था धागा, वो भी नज़र नहीं आ रहा। अब एक ही थ्रेड दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो जो स्टार्टिंग में जो मुझे दिखा, इसको मैं बोल रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। इसे मैं बोल रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स। क्या बोल रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स। और यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो अब मेरे पास जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है वो कॉइल हो गया ना, तो ये हेलिक्स बन गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही मैं आगे चला तो मुझे अब मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राइट। ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और इन बॉल के ऊपर जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है वो 2 बार रोल अप हो रहा है, लाइक दिस, राइट। और फिर अगर हम बात करें तो जैसे हमने बात की कि हमारे पास अब जो हमें जो थ्रेड दिख रहा है वो इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो वो कहता है कि आपको जो अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, नज़र आया है, इतना इतना जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बेटा मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ या फर्स्ट स्टेज ऑफ या फर्स्ट स्टेप ऑफ कंडेंसेशन। और हमारे पास इस न्यूक्लियोसोम में क्वेश्चन ये आता है कि कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियोसोम को बनाने में कितने बेस पेयर यूटिलाइज होते हैं। तो अप्रॉक्स 200 बेस पेयर आपको रिक्वायर होते हैं। और कितने डायरेक्ट अटैच होते हैं, मतलब आप देख रहे हो कि इस बॉल के साथ जो डायरेक्ट अटैचमेंट में आ रहे हैं वो हमारे पास कितने आते हैं, एग्जैक्ट उनका नंबर एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 146 146 बेस पे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, राइट। तो हमारे पास जो कंडेंसेशन है, ये फर्स्ट कंडेंसेशन स्टेज हमारी है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसोम, राइट। और यहाँ जो हमारे पास जो प्रोटीन दिख रही है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोटीन और होती है जो यहाँ लगी होती है, जो इस रैपिंग को, ये रैपिंग खुल ना जाए उसको रोकने के लिए होती है, और इसका नाम होता है H1 प्रोटीन। क्या होता है नाम इसका, H1 प्रोटीन। अब थोड़ी
ऑक्टामर प्रोटीन के ऊपर थोड़े हम अलाइनमेंट करते हैं कि भाई ये हिस्टोन प्रोटीन होती क्या है। कहता है आपके पास जो हिस्टोन प्रोटीन है बेटा जी, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 टाइप की होती है बेटा जी। राइट। और पहली प्रोटीन का टाइप H1 है, दूसरी का नाम है H2A, तीसरी का नाम है पुत्र जी H2B, अगली का नाम है H3 और लास्ट वाली का नाम है H4। इसमें से अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो फर्स्ट को छोड़ के रिमेनिंग जो 4 हैं वो हैं डाइमर हिस्टोन प्रोटीन। कैसी हैं? डाइमर हिस्टोन प्रोटीन। अब इसका क्या मीनिंग होता है? कहते हैं डाइमर का मतलब ये है कि हमारे पास ये दो दो हाफ से मिलके बनी होती हैं, लाइक दिस। दो इसके हाफ है, दो इसके हाफ है और दो ही इसके। तो टोटल कितने हमारे पास पीसेस हो गए? 8 पीसेस है ना। इन 8 पीसेस को अगर मैं अटैच करूं तो लाइक दिस 1 2 3 और 4। तो 4 टायर आपको ये ऊपर देख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये कितने हैं? टोटल 4 टायर है हमारे पास, 4 टायर, 4 टायर और 4 ही टायर नीचे की तरफ है। तो टोटल एक पूरी बॉल तैयार होगी। और इस बॉल को फिर हम क्या बोलेंगे? क्योंकि 8 टोटल, ये कितने पीसेस हो गए मेरे पास? 8 पीसेस हैं ये। तो 8 पीसेस से जो बॉल बनी उसको हमने नाम दिया 8 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। राइट, फिर हुआ। और जो मेरी लास्ट, जो मेरी जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया H1, ये मोनोमर, ये इसकी डाइमर नहीं है, तो ये H1 प्रोटीन ये लगी हुई है, दिख रही है हमको H1 प्रोटीन। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमें समझ आ गई। अब उसने कहा कि जब आप, अब जो जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हो, इस जेनेटिक मटेरियल के आगे फर्दर हमें 2 फॉर्म्स नज़र आती हैं। लाइक कैसे कैसे? एक तो ये वाली फॉर्म और एक ये वाली। तो कहता है कि आप फर्स्ट वाली जो सिचुएशन देख रहे हो, कहते ये वाली जो हमें दिख रही है, इस जेनेटिक मटेरियल को मैं नाम देता हूँ यूक्रोमेटिन। क्या नाम देता हूँ बेटा? यूक्रोमेटिन। और ये जो आपको दिख रहा है, इसको मैं नाम देता हूँ हिट्रोक्रोमेटिन। इस जेनेटिक मटेरियल को हिट्रोक्रोमेटिन। अब ये क्या मतलब हुआ? कहता है हिट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन वो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है जो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ ट्रांसक्रिप्शन करूँगा तो ये मुझे रिज़ल्ट में क्या बना के देगा बेटा जी? मैसेंजर आरएनए। मतलब मैं मैसेंजर आरएनए बना सकता हूँ यूक्रोमेटिन से। लेकिन बेटा जो हिट्रोक्रोमेटिन है, आपका जो हिट्रोक्रोमेटिन होता है वो कैसा है? इनएक्टिव या नॉन एक्टिव? तो हिट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है? नॉन एक्टिव, है ना, या इनएक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हिट्रोक्रोमेटिन वाले जोन से कभी भी क्या नहीं बना सकते? मैसेंजर आरएनए नहीं बना सकते, यानी प्रोटीन नहीं बना सकते। जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियरेंस हुआ? ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब है कि जो मेरे पास हिट्रोक्रोमेटिन या जो यूक्रोमेटिन या हिट्रोक्रोमेटिन, वो एक्चुअल में क्या है? मेरा क्रोमेटिन। क्या है ये? क्रोमेटिन। और याद रखना, क्रोमेटिन की फॉर्म में जो जेनेटिक मटेरियल हमें दिखता है वो हमेशा कहाँ दिखता है? इंटरफेज। सेल के किस स्टेज में दिखता है? इंटरफेज स्टेज में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आया समझ में? अब धीरे धीरे हम कंडेंसेशन और बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं कंडेंसेशन को इम्प्रूव कर रहा हूँ, अब क्या होगा? मुझे धीरे धीरे इस फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल नज़र आता है। और एक सर्कल में जो आपको दिख रहा है, एक लूप सा बन रहा है, इस एक सर्कल के अंदर मुझे टोटल 6 न्यूक्लियोसोम नज़र आते हैं। तो एक सर्कल के अंदर मुझे कितने न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं? 6। तो यहाँ कितने हैं? 6 न्यूक्लियोसोम। तो इस
एक स्ट्रक्चर को फिर हम नाम क्या देते हैं, सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोलेनॉइड। ओके, तो यानी कि मेरी कंडीशन पहले से और हाई हो गई है। और धीरे धीरे मैं अगर बात करूँ तो ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे मैं इनको जूम आउट कर रहा हूँ तो ये सर्कल ऐसे बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपको जब आप उसका और जूम कम कर रहे हो तो वो सिंपल एक धागा नज़र आ रहा है। देन उसके बाद हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन पड़ी होती है, उस प्रोटीन का नाम है बेटा जी न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। हमारा ये जो थ्रेड है जो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गया सोलेनॉइड बनाने के बाद, अब इसको हम इसके अंदर जैसे हेयर कर्लर होता है ना, वैसे इसके ऊपर हम रैप कर देंगे इसको, इसके ऊपर रैपिंग कर लेगा इस न्यूक्लियर प्रोटीन के ऊपर। और फाइनली यहाँ से लूप बना बना के निकलेगा, ऐसे लूप बनेंगे, राइट। तो न्यूक्लियर प्रोटीन के बाद जैसे आपके पास लूप बनना शुरू हो गए, अब बेटा जी ये लूप खुल ना जाए तो क्या करते हैं, हम इसके बेस पे एक प्रोटीन लगा देते हैं, ऐसे इसकी टेपिंग कर देते हैं, ऐसे प्रोटीन लगा देते हैं। तो इनको हम बोलते हैं लूप्स, राइट। और इसको बेटा जी हम बोलते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन। देन उसने कहा कि हमारे पास जो फाइनल जो स्ट्रक्चर में मिलने जा रहा है, रुको, फाइनल बेटा जी जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ये वो स्ट्रक्चर है जो हमें कहाँ पे मिल रहा है, जब हम एम फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं। तो कहता है कि आपके पास जो स्कैफोल्ड प्रोटीन थी वो इस स्ट्रक्चर के अंदर चली जाती है, राइट। और जो मेरे लूप्स हैं वो इसी के ऊपर कॉइल्ड है लाइक दिस। तो देखिए कितना कंडेंसेशन है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट, तो इस तरीके से पूरा इसके अंदर कॉइलिंग होती है। तो अब अगर हम बात करें हमारे पास, अब आप देख रहे हो कि ये भी एक प्रोटीन मैंने ऊपर से लगा रखी है। ये जो प्रोटीन मैंने क्रोमोसोम के ऊपर लगाई इसको मैं बोलता हूँ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, राइट। ये जो कंस्ट्रिक्शन आपको दिख रही है, इस कंस्ट्रिक्शन को बोलता हूँ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और यही मेरा क्या कहलाती है, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको मैं, सेंट्रोमियर। और बेटा जो सेंट्रोमियर होता है हमारा, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है वो डिफाइन कौन करेगा, आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके उसने कहा कि भाई हम ऊपर वाली आर्म्स को बोलते हैं पी आर्म्स और नीचे वाली आर्म को बोलते हैं क्यू आर्म। तो ऊपर हमारे पास 2 पी हैं, नीचे 2 क्यू हैं, राइट। तो जब आपके पास एक पी हो और एक क्यू हो तो उसको वो मिलके बनता है 1 क्रोमेटेड। क्या बनता है, 1 क्रोमेटेड। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 पी हैं और 2 ही क्यू आर्म है, तो ये हमारे पास कितने, 2 क्रोमेटेड है, ठीक है। और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्या है ये, सिस्टर क्रोमेटिड। अगर आपसे पूछा जाए डायग्राम में कितने क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर हमारे पास कितना है, क्रोमोसोम हमारे पास कितना है, 1 ही है। लेकिन अगर क्रोमेटिड पूछा जाए, क्रोमेटिड, तो वो कितना है हमारे पास, 2। कितने हैं बेटा हमारे पास, 2 क्रोमेटिड है। समझ आया। तो एक यानी कि वो क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड सेल का क्रोमोसोम है उसके पास हमेशा क्रोमेटिड कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये आपने, तो ये डिप्लॉयड सेल का पहचान है।
समझ आया कि नहीं? चलिए, तो ये और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रोमोसोम का, ये क्या है? लास्ट स्टेज, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ फाइनल स्टेज ऑफ कंडेंसेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आया? तो ये हमारे, और ये जो आपने पीछे ऊपर, अगर देखो मैं पीछे का बैक का दिखाऊं तो देखो हम कहाँ से चले थे। हमने बात की थी कि भाई हमारा जैसे ये जो हमें मिला था, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल था, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स में कन्वर्ट हुआ, फिर न्यूक्लियोसोम आया, है ना। उसके बाद हमने क्रोमेटिन की बात करी, एक यू क्रोमेटिन है, एक हेट्रोक्रोमेटिन है। फिर और का ज़्यादा कंडेंसेशन हुई, लूप्स सोलेनोइड प्रोटीन, मतलब सोलेनोइड बना। फिर हमारे पास हमारे ये लूप्स बने। लूप्स के बाद फिर हमने स्कैफोल्ड प्रोटीन की बात की, है ना, और फिर आके जाके ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। तो ये मेरी क्रोमोसोम की लास्ट स्टेज थी। समझा कि नहीं आया? तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि भाई क्रोमोसोम भी हमारे पास कैसा होता है। तो क्रोमोसोम को भी हमने देख लिया। समझ आया कि नहीं आया? क्लियरेंस हुआ सभी को? चलिए, तो ये क्रोमोसोम की बात होगी। आगे देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई हमने जो अब जो लास्ट स्टेज जो हमें मिली है वो क्या है? हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, एक इसका है बेटा क्रोमोसोम का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमोसोम की हमने बात की, तो क्रोमोसोम बेसिकली हमारे पास हमारी जेनेटिक मटेरियल की कंडेंसेशन स्टेज है। अगर मैं आपको थोड़ा सा सेल साइकिल के बारे में बताऊं, तो हमारे पास जो सेल साइकिल होती है, तो यहाँ अगर हम बात करें, तो इसके अंदर अगर हम देखें, तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ये है, मान लो G1 फेस, ये है S फेस, ये है G2, और ये अगर हमारे पास है M फेस, सॉरी, मान लो अगर ये हमारे पास है G1, ये है S बेटा जी, और ये है G2 और ये है M। तो आपके पास बेटा जी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, जब आप G1 S और G2 वाले फेज़ में रहते हैं ना, तो वो हमेशा आपको दिखता है क्रोमेटिन फॉर्म में। आपको जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में दिखेगा? क्रोमेटिन फॉर्म में। लेकिन जैसे आप M फेज़ में पहुँचते हैं, मतलब जो हमारी सेल यहाँ बैठी थी, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब इस पूरे पाथ को, इस पूरे साइक्लिक फेज़ को फेस करती है, और फाइनली जब वो इस लोकेशन में दोबारा पहुँचेगी, तो वो 1 से 2 हो जाएगी। तो कहते हैं जब M फेज़ में होते हैं तब हमें जो जेनेटिक मटेरियल दिखता है वो दिखता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। किस फॉर्म में दिखता है? क्रोमोसोम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमें पता चल गया क्रोमोसोम का डिज़ाइन कैसा होता है। तो नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो होता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की एक चीज़ याद रखना कि वो हमें दिखते कहाँ हैं हमेशा? उस हमेशा हमें दिखाई देंगे जब सेल पहली बात तो डिवाइड करने का सोच रही है और आप एम फेज़ में हैं, राइट। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास स्टेज होती है वो होती है मेटाफेज, है ना। एट मेटाफेज स्टेज क्रोमोसोम लुकिंग इन बेस्ट फॉर्म, राइट। तो सबसे बेस्ट जो स्ट्रक्चर हमें क्रोमोसोम का दिखता है वो किस स्टेज में दिखता है बेटा?
वो आपको देगा हमेशा मेटाफेज स्टेज के अंदर, राइट। तो अब हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम differentiated into 4 types, राइट। जिसमें से मेरे पास जो पहला जो टाइप आ गया बेटा जी, पहला जो टाइप आया उसका मैंने नाम रखा है मेटासेंट्रिक। क्या टाइप होता है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेकंड जो बेटा जी टाइप आता है उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। थर्ड जो बेटा जी टाइप है उसका नाम है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और जो फोर्थ मेरे पास आया उसको मैं बोलता हूँ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये जो हमने क्रोमोसोम की जो डिवाइडेशन की है वो किस बिहाफ पे की है बेटा जी? वो हमने की है सेंट्रोमेर की लोकेशन के बिहाफ पे, राइट, कि मेरा सेंट्रोमेर कहाँ है। तो उसके बिहाफ पे जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें ये स्ट्रक्चर समझ आया है, राइट। तो ये हमारे 4 टाइप निकल के आए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। जो मेटासेंट्रिक है, अगर हम उसका डायग्राम ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास जो क्रोमोसोम है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक है पी आर्म और एक है क्यू आर्म। आपको पता है ऊपर वाली को पी, नीचे वाली क्यू। तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू क्यू रहेगा हमेशा, यानी पी आर्म क्यू आर्म के इक्वलेंट है, यानी मेरा जो सेंट्रोमेर है वो बिल्कुल सेंटर में है। तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? मेटासेंट्रिक। यानी मेटा का मतलब हो गया मिड, मिड पोजीशन में, राइट। दूसरी अगर मैं सब मेटासेंट्रिक की बात करूँ तो यहाँ जो मेरा सेंट्रोमेर है वो थोड़ा सा सेंटर वाली लोकेशन से हट गया है। तो ये क्या है? नियर सेंटर। सब मतलब नीचे की तरफ ना, तो नियर सेंटर, सेंटर पे नहीं है, सेंटर के थोड़ा नज़दीक है, राइट। समझ आया कि नहीं आया? थर्ड वाला, यानी कि इसमें क्या हुआ कि मेरे पास जो है मेरी जो पी आर्म है वो छोटी हो गई है क्यू आर्म से। फिर अगर मैं एक्रोसेंट्रिक में जाऊँ तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया एक्रो मतलब सब टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं सब टर्मिनल। और सब टर्मिनल केस में क्या हुआ कि मेरे पास जो मेरा क्रोमोसोम है उसका जो सेंट्रोमेर है वो काफ़ी टर्मिनल साइड पे चला गया, एक साइड को, यानी मेरी जो पी है वो काफ़ी छोटी हो गई है मेरी क्यू से। और चाहे आप एक और लगा लो, ठीक है। और टीलोसेंट्रिक में जाऊँ तो यहाँ मेरे पास क्या है, आपका जो सेंट्रोमेर है वो टर्मिनल हो गया है। कैसा हो गया? टर्मिनल इन पोजीशन, यानी कि ये सेंट्रोमेर है और ये मेरी पी आर्म। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी क्यू आर्म ही प्रेजेंट है, जो पी आर्म है वो क्या होगी? एब्सेंट, टोटली एब्सेंट होगी। तो ये तो हो गए हमारे क्रोमोसोम। किस बेसिस पर? लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेर। हमारे सेंट्रोमेर की लोकेशन क्या है? ये क्या है मेरे पास? सेंट्रोमेर। ये क्या है? सेंट्रोमेर, राइट। अब मैं बात करता हूँ उनके शेप्स की। अगर मैं इन्हीं के शेप की अगर बात करूँ तो शेप को अगर आपने डिफाइन करना तो शेप हमें डिफाइंड होगा बाया एनाफेज, राइट। क्योंकि शेप डिफाइंड बाय एनाफेज स्टेज, राइट। क्लियर हो गया मेरा? तो अगर हमने शेप को डिफाइन करना कि हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है, चाहे वो आपका
मेटासेंट्रिक हो, सब मेटासेंट्रिक एक्रो वाले हों या टीलोसेंट्रिक हो, उनके शेप को अगर डिफाइन करना तो उसके लिए बेस्ट मेरे पास जो स्टेज है वो है एनाफेज स्टेज। तो अगर मैं बात करूँ एनाफेज स्टेज में, तो मेटासेंट्रिक वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो ट्रेलिंग करते हैं लाइक दिस, क्योंकि उनके पी और क्यू आर्म इक्वलेंट है। तो इनके जो शेप होता है वो कहलाता है वी शेप। ये किस शेप के होते हैं बेटा? वी शेप। अगर मैं बात करूँ सब मेटासेंट्रिक के अंदर, तो सब मेटासेंट्रिक वाले जो क्रोमोसोम हैं वो होते हैं कैपिटल एल शेप। अगर मैं बात करूँ एक्रोसेंट्रिक के अंदर, तो यहाँ जो है वो हमें दिखेंगे कैपिटल जे शेप। और जो फाइनल टीलोसेंट्रिक है वो हमें नज़र आते हैं लाइक दिस। और ये इसको हम बोलते हैं आई शेप्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आई शेप। ठीक है, तो ये हमने शेप को भी डिस्कशन कर लिया। अगर आपसे पूछा है क्रोमोसोम के टाइप बताओ, तो हम सेंट्रोमियर की लोकेशन को चेकआउट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे शेप को डिफ्रेंसिएशन दीजिए, तो हम एनाफेज स्टेज के बिहाफ पे हम उनके शेप्स को क्लैरिफाई करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब थोड़ा सा हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को एक बार फाइनली फिर से डिस्कस करते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें, हमारे पास जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, तो हमने पहले बात की है कि ये मेरे पास पी है, ये भी मेरे पास पी आर्म है, ये मेरे पास क्यू आर्म है, ये भी मेरे पास क्यू आर्म है। और अगर हम इनके एजेस की बात करें, ये जो एजेस है किनारे वाले, इन एजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इनको बोलते हैं हम टीलोमेर। क्या बोलते हैं इनको? टीलोमेर। ये क्या होता है बेटा? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या होता है ये? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और यही मेरा क्या कहलाता है? सेंट्रोमेयर, जो मुझे क्रोमोसोम के नंबर को डिफाइन करता है। हम सेंट्रोमेयर देखेंगे, हम आर्म्स पे नहीं देखेंगे। आर्म्स चाहे 1000 हो, करोड़ों आर्म हो, लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम कंस्ट्रिक्शन देखेंगे, राइट। उसके बाद कई बार क्रोमोसोम के हेड के ऊपर यहाँ पर हमें एक और कंस्ट्रिक्शन नज़र आती है। एक सेकेंड, कई बार आपको यहाँ पर एक और कंस्ट्रिक्शन नज़र आती है लाइक दिस। और इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है। और बेटा जी इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, या फिर हम इसको बोलते हैं जंक डीएनए, राइट। क्या बोलते हैं इसको? जंक। जंक डीएनए वो डीएनए होता है जो आपके लिए प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, है ना। नो प्रोटीन फॉर्मेशन टेक प्लेस, ये प्रोटीन नहीं बना सकता। इसको फिर हम धीरे धीरे बॉडी से अलग करते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमेयर नहीं है सिर्फ इसको, ये आपकी ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और ये क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इतनी सी बात है। क्लियर हो रहा है? इसके साथ साथ उसने कहा कि हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड, सेंट्रोमेयर के दोनों साइड। और इस स्ट्रक्चर को बेटा जी हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटोकोर। और इसी स्ट्रक्चर से अटैच होता है जो मेरे स्पिंडल फाइबर होते हैं। जो स्पिंडल फाइबर हैं जो अपोजिट पोल से आते हैं, वो इसी पॉइंट पर आकर अटैच होंगे। तो ये क्या है? मेरे
स्पिंडल फाइबर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं, तो वो अटैच होंगे काइनेटोकोर पर आके। काइनेटोकोर एक एक्स्ट्रा बॉडी है जो सेंट्रोमेर को दोनों साइड से कवर अप करती है। समझ आया? ये जो आपको दिख रही है बॉडी, राइट। तो ये क्या है? काइनेटोकोर। इतनी बात समझ आ गई? क्लियरेंस हो गया? तो देन उसके बाद उसने कहा कि भाई हमारे पास कुछ और भी टाइप के क्रोमोसोम हमें रिसीव हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास कुछ जगह पर इस डिज़ाइन के भी मिलते हैं, और इनको हम बोलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। और ये हमें कहाँ पर मिले हैं? एम्फीबियन जो oocytes होते हैं, एम्फीबियंस के, एम्फीबियन oocytes के अंदर, राइट। और एक और टाइप का हमें क्रोमोसोम मिला है, ये जो आपको ऐसे बॉल लाइक दिख रहा है, इसको बोलते हैं पफ। और ये टेक्निकली क्या है? बाल बयानी रिंग। बाल बाल बयानी रिंग। इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, एक गांठ सी बन जाती है। तो इनको बोलते हैं हम जाइंट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इनको? जाइंट क्रोमोसोम। और क्या बोल सकते हैं? पॉलीटीन, इसको बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है। इसका अगर एग्जांपल मैं बात करूँ, ये हमें कहाँ मिला है? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये अलग अलग टाइप के हैं जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ? चलिए बेटा जी, अगला टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या हुआ बेटा जी? जैसे मेरे पास सेल है, और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं अंदर मेम्ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करूं, राइट, मेम्ब्रेन की कुछ अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स तैयार करूं, तो वो किस में काउंट होगा? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। तो इसमें अगर मैं बेस्ट एग्जांपल्स की बात करूं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इसको मैं ईआर भी बोलता हूँ। दूसरा अगर मैं बात करूँ, उसमें आता है गोल्जी बॉडी। तीसरा बेटा जी मैं बात करूँ तो आता है लाइसोसोम। और चौथा अगर मैं बात करूँ तो वो आता है वैक्यूल, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, और ये एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन प्ले करते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब यानी इनका फंक्शन जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये कैसे काम करते हैं? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन की फॉर्म में, राइट। कोऑर्डिनेटेड फंक्शन प्ले करते हैं, राइट। मतलब एक दूसरे से बने, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं काम करने में। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए अब एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले समझने से पहले हम सेल को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई सेल में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डबल लेयर होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में गैप होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो तो आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो ईआर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इंटैगल होता है, राइट। यानी कि जो आपकी ये क्या है बेटा हमारे पास, ये है न्यूक्लियर एनवलप जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो हमने बनाया ये क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब कहता है हमारे पास जो ईआर है, बेसिकली अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, जो ईआर है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 टाइप का हो सकता है। पहला जो टाइप इसमें आता है वो है सिस्टर नहीं, ये सिस्टर नहीं इस टाइप का भी हो सकता है, वेसिकल फॉर्म में भी हो सकता है और टिब्यूल फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब बेसिकली हमें इसकी 3 फॉर्म्स नज़र आ सकती हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। जहाँ अगर मैं बात करूँ सिस्टेनी वाले, तो उसमें हमें ये किस फॉर्म में नज़र आएगा, लाइक दिस, जो हमने डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है। ये सिस्टेनी वाली फॉर्म्स हैं। ये हमें वेसिकल की फॉर्म में भी नज़र आ सकता है, लाइक दिस। और ये हमें टिब्यूल की फॉर्म में भी नज़र आ सकता है। इस फॉर्म में भी नज़र आ सकता है, या ऐसी वाली फॉर्म में भी नज़र आ सकता है, राइट। जिसमें से अगर मैं बात करूं, जो स्टार्टिंग वाले 2 हैं ये हमेशा रफ ईआर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ये वाला जो है ये स्मूथ ईआर। तो अगर आपसे हम स्ट्रक्चरली बात करें तो ईआर आपको 3 टाइप का दिख रहा है, लेकिन अगर मैं आपको फंक्शन के बिहाफ पे बात करूं तो ईआर आपको 2 टाइप्स का दिख रहा है। एक मेरे पास है रफ ईआर और एक मेरे पास है स्मूथ ईआर। समझ आया कि नहीं आया? तो जो हमारे पास रफ ईआर की कैटेगरी में आ रहे हैं वो रफ़ क्यों है, क्योंकि उनकी आउटर वाले जो पोर्शन है उस पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनिल नज़र आता है, जिसकी वजह से उनकी जो अपीयरेंस है वो रफ़ नज़र आती है। और इनको मैं बोलता हूँ बेटा
राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा? राइबोसोम। समझ आया? तो यहाँ हमारे पास जो बॉडीज़ है वो, जो बाहर की जो बॉडी है वो आपको इस तरीके से नज़र आएगी। मैं एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ें बना देता हूँ। जैसे ये इधर आपको रफ़ी अपीयरेंस नज़र आ रही है ना, तो ये वाला जो मेरा ई आर है वो कैसा है? रफ़ ई आर है बेटा जी। और इधर मैं नहीं बना रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो ई आर आ गया वो कैसा आ गया? स्मूथ ई आर। ओके। और यहाँ इनके ऊपर जो राइबोसोम में दिख रहे हैं, ये कौन से वाले राइबोसोम हमारे पास? बाउंडेड, बाउंडेड राइबोसोम। और एक राइबोसोम जो हमें फ्री फॉर्म में नज़र आएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये है हमारे पास फ्री राइबोसोम्स। याद रखना, जो फ्री राइबोसोम साइटोसोम में फ्री घूम रहे होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करेंगे आपके लिए फर्दर? फॉर्म सेलुलर एंजाइम्स, सेलुलर एंजाइम्स। और सेलुलर कैसे वाले? इंट्रा, राइट? सेल के अंदर वो, मतलब ये वाले जो राइबोसोम होते हैं वो एंजाइम्स बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, जो सेल के फर्दर काम में आते हैं। लेकिन जो मेरे पास ई आर है, और ई आर में जो स्मूथ ई आर है और जो रफ़ ई आर है, ये हमारे लिए मेन मेन फंक्शन करेंगे। कैसे उनकी हम बात करते हैं, तो वो कहता है कि अगर हम बात करें सबसे पहले स्मूथ ई आर की, तो स्मूथ ई आर मेरे लिए क्या क्या कर रहा है? स्मूथ ई आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? तो स्मूथ ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारे लिए पहला पहला काम क्या करेगा? टू फॉर्म लिपिड्स। जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं, सॉफ्ट यानी कि लिपिड्स। लिपिड कैसे? ऑयल, वैक्स, और तुम्हारे लिए स्टीरॉइड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सब के सब SCR तुम्हें बनाने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ स्टीरॉयडल हार्मोन, स्टीरॉयडल हार्मोन्स, राइट? फिर सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, राइट? लाइक प्रोजेस्टेरॉन, लाइक टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये भी काम होता है SCR का, राइट? इसके अलावा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, ये भी स्मूथ ER का है। और ये कौन सा स्मूथ ER करता है? ये करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमें कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा मसल के अंदर, राइट? तो बेसिकली ये नहीं कि सारे सारे ही SCR ये काम करेंगे, मतलब स्पेशलाइज। जैसे हमने जनरल जो काम है वो क्या है? लिपिड्स की फॉर्मेशन, ठीक है? स्टीरॉयडल हार्मोन जैसे जो हमारे गोनेट्स के अंदर जो सेल्स होंगी उनके जो SCR होंगे। जैसे सेक्स हार्मोन वो भी गोनेट्स वाली सेल्स बनाएंगी। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये वो SCR हैं जो आपको लीवर यानी हिपैटिक सेल्स के अंदर मिलेंगे। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये वो काम करेंगे जो मसल सेल के अंदर जो हमें स्मूथ ER मिल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? क्लियरेंस हो गया? फिर मैं बात करता हूँ जो मेरे पास रफ़ ER है, वो तुम्हारे लिए क्या करने वाला है? तो रफ़ ER में अगर मैं बात करूँ तो रफ़ ER में सबसे स्पेशल काम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये मेन काम फंक्शन है। दूसरा, फॉर्मेशन के साथ साथ और क्या कर रहा है? मॉडिफिकेशन भी शुरू कर देता है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, लेकिन सारी नहीं, 5 to 7% ही कर सकता है ये, ठीक है? जो रफ़ ER है। उसके साथ साथ और क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट, जब ये चीज़ें बन जाएंगी तो ट्रांसपोर्ट टू गोल्जी एपरेटस, राइट?
तो अब अगर मैं बात करूँ इसके साथ साथ गोल्जी अपरेटस है, तो गोल्जी अपरेटस इसकी तरफ पीट करके बैठा होता है लाइक दिस। राइट, ये गोल्जी अपरेटस है। तो पहले अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। तो हमारे पास जो हमारी जो बैक साइड है, यहाँ से छोटे छोटे वैक्यूल रेडी होते हैं, और आपने जो यहाँ प्रोटीन क्रिएट की है, उस प्रोटीन को हम यहाँ पैक करते हैं इन वैक्यूल्स के अंदर, और फिर ये वैक्यूल यहाँ से डिटैच होंगे और वो धीरे धीरे मर्ज करेंगे गोल्जी अपरेटस की बैक साइड के अंदर, और वो डिपॉजिट कर देंगे जो ये अंदर अपने अंदर प्रोटीन लेके आए हैं। इस प्रोटीन का यहाँ क्या होगा, मॉडिफिकेशन। ठीक है, और बाद में ये जो गोल्जी अपरेटस हैं उनकी करेंगे पैकेजिंग, प्रॉपर पैकेजिंग। ठीक है, तो आपके पास ये मेन काम हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। समझा कि नहीं आया? तो ईआर अभी हमने बात की थी कि भाई जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो हमारे ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर है, सारे कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करते हैं। तो यहाँ हमने ये बात कर ली कि भाई आपके लिए ये जो काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं, है ना। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी डिस्कशन किया कि भाई मेरे पास जो सिस्टम या वेसिकल होते हैं, ये रफ़ियर की फॉर्म काम मतलब रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और जो स्मूथ एससीआर है वो ट्यूब्यूल की फॉर्म में काम करते हैं। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूँ, तो जो मेरे पास रफ़ ईआर है वो कैसा है, मोर स्टेबल है। रफ़ ईआर कैसा होता है बेटा, मोर स्टेबल। ठीक है, और ये बेसिकली काम हेल्प कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये हमने पहले बात कर ली है। राइट, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेगा। और जो मेरे पास स्मूथ ही आ रहा है वो कैसा होता है, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल रहेगा। और हमें पता है ये लिपिड, और हमने यहाँ बात कर ली है लिपिड के लिए और स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाने में आपकी मदद करता है। राइट, तो इतनी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं बात करता हूँ गोल्जी अपरेटस की। तो गोल्जी अपरेटस हमने बात कर ली कि गोल्जी अपरेटस जो है वो रफ ईआर के साथ ही होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम को, फिर से हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने बात की, अगला जो मेरे पास टॉपिक आ गया गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस की अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँ, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, इन्होंने डिस्कवर किया था 1819 के बीच में। राइट, 1890 के टाइम पे इसको डिस्कवर किया। और यहाँ पर हमें क्या पता चला कि मेरे पास जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया कि जो आपको पता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है उससे उससे डायरेक्ट कनेक्ट होती है आपका ईआर। तो जैसे मैं फर्दर बात करूं, जैसे ये मान लो कि ये न्यूक्लियर एनवेलप है और उसके साथ कनेक्ट था आपका ईआर। राइट, और मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये मेरा गोल्जी अपरेटस है। समझ आ रहा है? तो यानी कि जो गोल्जी अपरेटस कि वो साइड जो न्यूक्लियस की तरफ है, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है ना। अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, क्या है ये न्यूक्लियस है, ये मेरा ईआर है।
तो उसने कहा कि हमारे पास जो अब आपको मैंने पहले बोला कि यहाँ हमारे पास क्या है, ये ल्यूमिनल कैविटी होती है, ईआर की बीच की कैविटी को बोलते हैं ल्यूमिनल कैविटी स्पेस है ना। हमारे पास यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं। इन राइबोसोम की हेल्प से मैं ये क्या है, रफ़ ईआर जहाँ होंगे, जहाँ राइबोसोम होंगे तो वो उसके अंदर क्या बनाएंगे, प्रोटीन। ये प्रोटीन बन गई। या जो मेरी स्मूथ ईआर है वो अंदर क्या बनाएंगे, लिपिड। ये लिपिड बन गए, राइट। मान लो कि ये मेरे हैं प्रोटीन और ये हैं लिपिड। उसके बाद इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इसकी बैक साइड से, राइट। ये हमने इनकी पैकिंग कर दी शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि हमें इन्हें डायरेक्ट कहाँ भेजना है। अब ये मर्ज हो जाएंगे मेरी गोल्जी एपरेटस में। तो गोल्जी एपरेटस की बैक साइड में आके ये अपने आप को, अपना जो जितना भी जो भी मटेरियल लेके आए हैं उसको यहाँ सेंड कर देंगे, और यहाँ इनकी होगी मॉडिफिकेशन। क्या होने वाली है, मॉडिफिकेशन। तो बेसिकली जो गोल्जी एपरेटस है उसका मेन काम क्या है, मॉडिफिकेशन करना, राइट। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। बेटा जी लिपिड की तो होती है 100% और प्रोटीन की बची हुई यानी 90%, क्योंकि हमने कुछ परसेंट हम जो रेटिकुलम है वहाँ स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन सिर्फ प्रोटीन की स्टार्ट होती है। लेकिन लिपिड की जो 100% जो मॉडिफिकेशन है वो गोल्जी एपरेटस ही करेगा। इस चीज़ को अपने याद रखना है। तो कहता है कि आपके पास अगर मैं गोल्जी एपरेटस की तरफ बात करूँ, वो साइड जो टुवर्ड न्यूक्लियस की तरफ है या टुवर्ड आपकी ईआर की तरफ है, उस साइड को मैं बोलता हूँ बेटा जी सिस फॉर्म, सिस फेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सिस फेज। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, राइट। और वो साइड जो ये क्या मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उस साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस फेज। ये कौन सी फेज है, ट्रांस फेज। ट्रांस फेज किस तरफ होती है, जो हमारा न्यूक्लियस की तरफ है। समझ आया कि नहीं आया। और इस साइड से इसमें छोटे छोटे हमारे क्या वैक्यूल जनरेट होते रहते हैं, राइट। और भी टाइप के वैक्यूल जनरेट होते हैं, राइट। तो उन वैक्यूल को, ये तो किसी चीज़ से भरे हुए हैं, जैसे इसमें प्रोटीन है, मॉडिफाइड या लिपिड है। लेकिन ये जो वैक्यूल है इनको हम नॉर्मल वैक्यूल या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, राइबोस सॉरी एंडोसोम, एंडोसोम बोल सकते हैं। वो अभी आगे देखते हैं। तो कहता है कि हमारे पास वो साइड जो किस साइड को हमारी ईआर की तरफ है उसको हम बोले थे सिस फेज। क्या बोले थे उसको, सिस फेज। क्लियरेंस हुआ। और वो फेज जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांस फेज। क्या बोल रहे हैं उसको, ट्रांस फेज। समझ आया कि नहीं आया। देन आगे हम डिस्कशन करें तो और क्या हो रहा है। अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोटीन की जो हम बात कर रहे थे मॉडिफिकेशन की, तो मेजॉरिटी ऑफ मॉडिफिकेशन वो कहाँ होनी है, गोल्जी एपरेटस में। स्टार्ट तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन स्टार्ट कहाँ होती है तो ई आर ही है ना। लेकिन अगर पूछा है कि मेजरली कहाँ होती है तो आप बोलोगे गोल्जी एपरेटस, राइट। उसके अलावा और क्या हो रहा है, प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोडक्ट, प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है। और लिपिड की तो आपको पता है 100%, तो लिपिड क्या, लिपिड 100% क्या हो रहा है यहाँ पे, मॉडिफाइड। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन का, तो एग्जांपल इसका आता है ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड का अगर दूँ तो एग्जांपल दो लाइपोप्रोटीन।
तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो हमें यहाँ पर आके रिसीव होते हैं। समझा कि नहीं? तो ये मेरा सेकंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो रिसीव होता है, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर में आता है, उसका नाम है बेटा जी लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो लाइसोसोम अगर हम बात करें तो ये किससे बनते थे? जो मेरी गोल्जी अपरेटस है उसी से क्रिएट होंगे। formed by the process of packaging in the Golgi apparatus, राइट। कैसे होते हैं ये? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बन रहते हैं। और क्या होता है इनके पास? कंटेन एंजाइम। कौन कौन से? लाइक प्रोटीएज, लाइपेज और कार्बोहाइड्रेज। मतलब ऐसे ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ सकता है, लिपिड को तोड़ सकता है और कार्बोहाइड्रेट को, तो मतलब ये सब कुछ तोड़ सकते हैं, राइट। बट हमारे पास ये तीनों के तीनों जो एंजाइम हैं एक्टिवेट और वर्क ओनली इन एसिडिक पीएच। मीन्स इसको पीएच एसिडिक चाहिए तब ये एक्टिवेट होंगे तीनों के तीनों। समझा कि नहीं आ रहा? दूसरा, इनिशियल लाइसोसोम कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी लाइसोसोम। एंड आफ्टर फ्यूजन, जैसे ही आपका लाइसोसोम एंडोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाएगा तो उसको बोलेंगे आफ्टर फ्यूजन कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। बेसिकली जैसे मान लो मेरे पास कोई सेल है, ये सेल है और सेल के पास ये है लाइसोसोम। तो जो मेरे पास लाइसोसोम है, सॉरी, ये मेरे पास सेल है और सेल के पास ये है लाइसोसोम जिसके पास एंजाइमेटिक एंजाइम्स हैं। तो ये जो लाइसोसोम है उसको मैं बोलूँगा प्राइमरी लाइसोसोम। मान लो ये सेल की कोई इंटरनली कोई ऐसा ऑर्गेनील जो ख़राब हो चुका है, जो आउटपुट नहीं दे रहा। मान लो कि इसका एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो सही काम नहीं कर रहा, उसकी आउटपुट ठीक नहीं है और हमें इसको डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम इसके चारों तरफ क्या बनाएंगे? इसको वैक्यूल के अंदर बंद कर देंगे और इस वैक्यूल को मैं बोलता हूँ बेटा जी एंडोसोम। एंडोसोम। अब इन दोनों को होगा बेटा जी फ्यूज़न, दोनों को फ्यूज़ करेंगे और अब ये जो मेरा जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो आ गया लाइसोसोम के अंदर। ठीक है। अब इसके जो एंजाइम है वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इसको डाइजेस्ट कर देंगे। समझा कि नहीं आया? तो जब ये प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम के साथ मिक्स होगा तब इस लाइसोसोम को मैं बोलूँगा सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बोलूँगा इसको? सेकेंडरी लाइसोसोम। समझा कि नहीं आया? तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो पहला फंक्शन है फैगोसाइटोसिस, टू हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। दूसरा, टू हेल्प इन ऑटोफेगी। तीसरी अगर मैं बात करूँ एपोप्टोसिस, हेल्प इन एपोप्टोसिस। इसको हम बोलते हैं दी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। राइट। तो फैगोसाइटोसिस हो गया, ऑटोफेगी हो गया। अब ये क्या चीज़ होती है? कहता है पहला
फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब किसी को इंगल्फ करना। जैसे मैक्रोफाज सेल है, मैक्रोफाज सेल किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, किसी भी पैथोजन को इंगल्फ करती है। मान लो जैसे मेरे पास एक मैक्रोफाज सेल है, ये मैक्रोफाज सेल है, इसको एक बैक्टीरिया दिख गया है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये कोई पैथोजन है, तो इसको इंगल्फ करने के लिए ये इसके ऊपर अटैक करेगी। कैसे अटैक करेगी? लाइक दिस। इसके चारों तरफ सूडोपोडिया बनाएगी, राइट, और इसे इंगल्फ कर लेगी। ठीक है, उसके बाद इसको मिक्स करेगी एंडोसोम के साथ, तो ये बन गया एंडोसोम और ये बन गया लाइसोसोम। समझ आया? फिर दोनों ये मिक्स हो जाएंगे और सेम ये वाली कहानी करेंगे। तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस का मतलब कि जब आप किसी को इंगल्फ कर लें, है ना। तो हमारी बहुत सारी सेल ऐसी जो मैक्रोफाज सेल्स हैं, है ना, हमारी न्यूट्रोफिल सेल हैं, वो ये वाला फिनोमेना करती हैं फैगोसाइटोसिस। या अमीबा है, वो भी ये फैगोसाइटोसिस से अपना जो फूड का पैटर्न है वो काम करता है, खाने वाला जो तरीका है उसका। दूसरा जो मेरा सिस्टम है वो है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, फेगी का मतलब वही है फैगोसाइटोसिस करना, लेकिन ऑटो मतलब खुद का। मान लो मेरे पास एक सेल है, ये सेल है, जैसे हमने बात की यहाँ पे, जो आपने ये वाला जो आपने डायग्राम बनाया ना, ये ऑटोफेगी का एग्जांपल है। ऑटोफेगी में क्या होगा कि जो लाइसोसोम है वो अपने ही किसी ऑर्गेनल को खा जाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था या क्लोरोप्लास्ट था, उसको ही आपने डाइजेस्ट करवा दिया, तो वो ऑटोफेगी है। जब आप अपने ही ऑर्गेनल को ख़त्म कर दें, मतलब ड्यू टू एनी इंपॉर्टेंट रीज़न, जैसे कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया है या वो ख़त्म हो रहा है, टूट गया है, तो हम उसको ऑटोफेगी के थ्रू उसको अलग अलग करते हैं। तीसरा जो मेरे पास पार्ट आ गया वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? दी प्रोग्राम्ड सेल्स डेथ। मतलब हमें जब किसी सेल को, क्योंकि हमें पता है कि लाइसोसोम का एक और इम्पोर्टेंट नाम है, उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास सेल है और सेल में बहुत सारे ये लाइसोसोम होते हैं, इनको एकदम से ऑर्डर मिल जाता है बाहर से कि भाई आप बस्ट कर जाओ, और अंदर का जो मीडियम है हम एसिडिक कर देते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है, वो सेल की पूरी डिस्ट्रॉय जाती है, तो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। एपोप्टोसिस में यही होता है कि भाई आपको बाहर से प्रोग्राम मिला है कि भाई आपने, जैसे मान लो मेरे पास एक ग्रुप ऑफ सेल है, जैसे एक ग्रुप ऑफ सेल है, और मान लो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिला है इन सेल को ख़त्म होने के लिए, जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, ये सेल्स को सिर्फ डिलीट करना है, तो उनको हम ख़त्म करेंगे एपोप्टोसिस के थ्रू, तो ये गायब हो जाएंगी। ये वाली सेल जो है वो एपोप्टोसिस के थ्रू गायब हो जाएंगी, राइट, जिन जिनको हमने ब्लैक किया हुआ है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो वो होती है एपोप्टोसिस के थ्रू। समझ आया कि नहीं आया? तो इसमें ये होता है कि जैसे मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल जैसे कोई ओल्ड सेल है या फिर आरबीसी जिसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया है ना, या कोई टूटी फूटी सेल है, उसे ख़त्म करना बॉडी से, तो हम एपोप्टोसिस के थ्रू हेल्प लेते हैं। समझ आया कि नहीं आया? फिर बेटा जी हम बात करते हैं, अगला जो लास्ट मेरा आ गया, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है, वो आता है वैक्यूल, राइट। वैक्यूल की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूल भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे मेरे पास पहले मैं दिखा दूं, जैसे मेरे पास ये सेल है, अगर ये प्लांट सेल होती, और मान लो ये उसका न्यूक्लियस है, कहता प्लांट सेल में ना उसका 90% जो एरिया होता है वो वैक्यूल ने ही कवर किया होता है, तभी इसका शेप मेंटेन रहता है। ये क्या है? वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल, राइट। और पता है कि अगर ये प्लांट होता तो फिर हमें यहाँ पर एक और भी लेयर दिखानी पड़ेगी, सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट सेल है। एक्चुअली क्या है, जो वैक्यूल्स होते हैं वो
एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं या होते ही नहीं है, अगर हैं भी तो बहुत माइन्यूट होते हैं। तो बाहर वाली है बेटा जी सेल वॉल, अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और इसे हम बोलते हैं बेटा टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर भी लिक्विड होता है और उस लिक्विड को बेटा जी हम बोलते हैं सेल सैप। सेल सैप, राइट। क्या क्या हो सकता है सेल सैप के अंदर? पोटाशियम आयन भर सकते हो आप, स्टोर कर सकते हो, क्लोराइड आयन भर सकते हो, यानी ये आयन्स जितने भी हमारे पास मेजर आयन्स का रिसोर्स होता है, ये आप मेजर आयन को उसके अंदर डाल सकते हो, मेजर आयन रिसोर्सेज की फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। फिर और क्या हो सकता है इसमें? वाटर सोलुबल पिगमेंट इसमें स्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एग्जाम्पल है एंथोसाइनिन। कलर पूछा गया था एक बार एग्जाम में, नीट के अंदर, पर्पल कलर का होता है ये, राइट। फिर जितने भी सेल के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं टाइप पर जाऊँ, टाइप के बिहाफ पे अगर हम बात करूँ तो मेरे पास अलग अलग वैक्यूल आ सकते हैं। नंबर ए, जैसे गैस वैक्यूल, है ना। फिर मेरे पास नेक्स्ट आ सकता है सैप वैक्यूल। फिर मैं बात कर सकता हूँ फूड वैक्यूल। फिर मैं बात कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। राइट। तो हमारे पास वो कहता है जो सैप वैक्यूल, उसको मैं सेंट्रल वैक्यूल भी कह सकता हूँ। सेंट्रल वैक्यूल ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिल सकता है बेटा, प्लांट्स के अंदर, राइट। फूड वैक्यूल का अगर एग्जांपल की बात करूँ तो ये मुझे मिल सकता है अमीबा में और यूग्लिना में, पैरामीशियम में, राइट। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वाले होते हैं बेटा जी, ये हेल्प करते हैं हमारे लिए टू हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या मीनिंग होता है ऑस्मो रेगुलेशन का? मेंटेनेंस ऑफ आयन एंड वाटर बैलेंस, राइट। तो ये काम भी ये वैक्यूल हमारे लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो आयन्स होते हैं सारी चीज़ें कर रहे हैं, सॉरी, जो हमारे पास जो वैक्यूल है ये काम कर रहा है, राइट। तो अगर एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं, साइज़ कैसा होगा? स्मॉल होगा, साइज़ वेरी स्मॉल। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करूं तो जैसे हमने पैरामीशियम का एग्जांपल देखा हुआ है, ये इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सिलिया मिलते हैं और बॉडी पेलिकल से कवर अप होती है। और ये वैक्यूल जो पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, क्योंकि सिस्टम तो है नहीं हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये साथ साथ में घूम भी रहा है और खाने को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है बेटा जी, तो उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा, राइट। तो ये पैरामीशियम में हमें फूड वैक्यूल मिलते हैं, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इसके अलावा जो उसका अपर पोर्शन है, मतलब इधर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में हमें मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
यहाँ पर। अब ये क्या होता है इसको जूम करके देखते हैं, किसी एक पार्ट में देख लेते हैं ऊपर वाले में। जैसे ये इसका अपर पार्ट है, यानी ये इंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे होते हैं? लाइक दिस। इसे बोलते हैं हम सेंट्रल वैक्यूल, और इसे बोलते हैं रेडिएटिंग आर्म्स। रेडिएटिंग आर्म्स। आपको पता है पैरामीटर जो 24 घंटे पानी में है, तो जो एक्स्ट्रा पानी बॉडी में घुस जाता है उसको ये सोक कर लेते हैं रेडिएटिंग आर्म्स, और बाद में फूल जाती हैं और बाद में अपने वाटर को सेंटर वाले वैक्यूल को डिलीवर कर देती हैं। ठीक है। और फिर ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ये अपने आप को अटैच करता है पेलिकल के साथ और वाटर को बाहर भेज देता है, जो एक्स्ट्रा वाटर अंदर आ गया है। ठीक है। तो बेटा जी ये हमने पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया सेल चैप्टर का। रिमेनिंग जो हमारा टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।